Today we are reviewing the lecture unit February 7th, 2026. तो आज का मिशन बड़ा क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। हाँ बिल्कुल। वो जो लेक्चर की इतनी केयोटिक थ्योरीज हैं और उन टेक्स्ट बुक्स के डेंस कॉन्सेप्ट्स हैं ना, हाँ उनको आज डीकोड करके एकदम सेक्सी, इजी टू अंडरस्टैंड मास्टर क्लास बनानी है हमें। एग्जैक्टली। वैसे अगर ध्यान से सोचा जाए तो मैनेजमेंट और सिडक्शन में मतलब काफी सिमिलैरिटीज होती हैं। दोनों में ही एक केयरफुल अप्रोच और परफेक्ट प्लानिंग चाहिए होती है। ओह टोटली अग्री। दोनों जगह सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है और सबसे जरूरी वो एग्जैक्ट ह्यूमन टच अप्लाई करना पड़ता है। वही तो, अगर फाउंडेशन वीक हो या जल्दबाजी में डायरेक्ट एक्शन वाले फेजेस में जंप करने की कोशिश की जाए तो अल्टीमेट क्लाइमैक्स तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। 100% तो फाउंडेशन ठीक करनी पड़ेगी पहले। इसीलिए आज का पूरा फोकस इन्हीं फाउंडेशंस पे रहेगा। मैनेजरियल स्किल्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कुछ ऐसी हार्डकोर की स्टडीज जो दिखाती हैं कि जब थ्योरी फेल होती है ना तो डिजास्टर कैसा होता है। बिल्कुल। तो फिर सेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, द कोर ऑफ मैनेजमेंट। इसकी जरूरत आखिर है क्यों? हाँ, लेक्चर में एक बड़ी ब्रिलियंट स्लाइड थी। उसका कोड था कि मेडिसिन में एक्सपीरियंस बिना थ्योरी के डेंजरस है। राइट, और फ्लाइंग बिना ट्रेनिंग के फेटल है। सेम लॉजिक अप्लाई होता है मैनेजमेंट पर। सिर्फ एक्सपीरियंस होना काफी नहीं है। देखो, लोग बोलते हैं कि कोई 20 साल से फैक्ट्री फ्लोर पे है तो उसे थियरी की क्या जरूरत। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना प्रॉपर नॉलेज के अगर डायरेक्ट एक्शन में जंप करोगे तो इंजरी तो पक्की है। सही बात है, इंजरी तो होगी ही। थ्योरी कोई हवा में थोड़ी बनती है, ये डेकेड्स की मिस्टेक्स और डिस्टिल्ड नॉलेज होती है। हाँ, अगर मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें तो ये एक प्रोसेस है एक एनवायरनमेंट को डिजाइन और मेंटेन करने का, जहां लोग एफिशिएंटली अपने एम्स अचीव कर सकें। यहाँ डिजाइनिंग बड़ा हैवी वर्ड है। लेक्चर में वो शिप वाली एनालॉजी कितनी मस्त थी। ओह हाँ, वो समुद्र के जहाज वाला माइंड बेंडिंग सवाल कि शिप पर सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है। राइट, कैप्टन, नेविगेटर या फिर डिजाइनर। सुनने में तो हमेशा लगता है कि कैप्टन है क्योंकि स्टीयरिंग व्हील तो उसके पास है ना। पर डीपली एनालाइज करो तो डिजाइनर सबसे क्रिटिकल निकलता है। अगर शिप की हल वीक है या डिजाइन ही फॉल्टी है तो दुनिया का बेस्ट कैप्टन भी उसको तूफान में डूबने से नहीं बचा सकता। एग्जैक्टली। मैनेजमेंट फंडामेंटली वही स्ट्रक्चरल डिजाइन का काम है। स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तभी बाकी सब परफॉर्म करेंगे। और इससे हम डायरेक्टली सेशन 2 पे आते हैं, मैनेजरियल स्किल्स। स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हर मैनेजर को राइट स्किल्स चाहिए होती हैं। और ये स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के हिसाब से ड्रास्टिकली वेरी करती हैं। लेक्चर में इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया था। कंसेप्चुअल एंड डिजाइन स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। राइट। पहली वाली कंसेप्चुअल स्किल्स प्राइमरीली टॉप मैनेजमेंट के लिए होती हैं। उन्हें मोस्टली विजनरी होना पड़ता है। मतलब टॉप पोजीशन वालों को मोस्टली माइंड गेम्स खेलने पड़ते हैं और अपनी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ती है। ग्राउंड लेवल पे पसीना नहीं बहाना होता उन्हें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आती हैं टेक्निकल स्किल्स जो लोअर मैनेजमेंट के लिए हैं। वहां हैंड्स ऑन एक्शन होता है। हाँ, तो जो बॉटम पे रहते हैं ना, उन्हें टेक्निकल टूल्स के साथ थोड़ा रफ एंड टफ होना आना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी वही कंट्रोल कर रहे हैं। सही कहा। लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच एक ब्रिज भी तो होता है, ह्यूमन स्किल्स, जो हर लेवल के लिए क्रूशियल है। एग्जैक्टली। मिडिल मैनेजमेंट के लिए तो है ही, बट प्रैक्टिकली सबके लिए। लोगों को हैंडल करना एक आर्ट है। देखो, बिना उस ह्यूमन टच के कोई भी टेक्निकल सिस्टम ना बिल्कुल ड्राई और बोरिंग हो जाता है। लोगों की साइकोलॉजी को सही से लुब्रिकेट नहीं किया तो फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। 100%। और इसी ल्यूब्रिकेशन वाले पॉइंट से हमारा सेशन 3 का डिबेट निकलता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और वो क्लासिक साइंस वर्सेस आर्ट का डिबेट। हेनरी फेयल वाला पार्ट। उन्होंने 5 प्राइमरी फंक्शंस बताए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। ये बेसिकली मैनेजमेंट का पीरियोडिक टेबल है। इन पांचों के बिना तो भाई कोई भी ग्रुप एक्टिविटी एक कंप्लीट मेस बन जाएगी। वही तो, ये सुनने में एक परफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला लगते हैं। तो डिबेट आती है कि मैनेजमेंट एक स्ट्रिक्ट साइंस है या फ्लूइड आर्ट। लेक्चर में एक रेस इंजन का एग्जाम्पल दिया था। साइंस के मुताबिक इंजन में फिक्स पेट्रोल मतलब इनपुट डालोगे तो एक कैलकुलेटेड स्पीड यानी आउटपुट मिलेगी। पर लोग मशीन्स थोड़ी हैं। ह्यूमंस का मोटिवेशन और मोरल तो ऊपर नीचे होता रहता है। इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बदल जाता है। एग्जैक्टली। इसलिए आर्ट का आना जरूरी है। इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इमोशंस। मतलब फॉर्मूला कितना भी साइंटिफिक क्यों ना हो, रियल लाइफ में परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर आर्ट अप्लाई करनी पड़ती है, वरना एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलता।
सही बात है। इसी ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए हेनरी मिन्सबर्ग ने मैनेजर्स के 3 प्राइमरी रोल्स बताए थे। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, लोगों से कनेक्ट करना, इंफॉर्मेशन देना और टफ कॉल्स लेना। और ये टफ कॉल्स कितनी हैवी होती हैं ये तब समझ आता है जब सिस्टम फेल होता है। यहाँ से अपना सेशन 4 स्टार्ट होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडस्ट्रियल फेलियर्स। हाँ, जिसमें सबसे डार्क केस स्टडी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की। 8 दिसंबर 1984, इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का ब्लैक मार्क। रोंगटे खड़े करने वाली डिटेल्स हैं उसकी यार। यूनियन कार्बाइड के प्लांट से लगभग 40 टन्स टॉक्सिक MIC गैस लीक हुई थी। थाउजेंड्स डाइड। मैनेजमेंट लेंस से देखें तो ये अथॉरिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्स्ट केस था। वही ना, US हेडक्वार्टर ने क्या बोला कि हम तो माइनर शेयर होल्डर है, और लोकल मैनेजर्स बोले हमने तो प्रोसीजर्स फॉलो किए। सबके पास अथॉरिटी थी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली। टेक्स्ट बुक के हिसाब से फॉर्मल अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, पर यहां एक कॉन्सेप्ट लिंक होता है, जोन ऑफ एक्सेप्शन। साइमन का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक फंडा है इसका, कि बॉस की अथॉरिटी तब तक ही है जब सबऑर्डिनेट उस ऑर्डर को अपने कंफर्ट या मॉरल जोन के अंदर मानता है। राइट, अगर ऑर्डर जोन के बाहर गया तो अथॉरिटी यूजलेस। पर भोपाल में उल्टा क्यों हुआ? वर्कर्स ने मना क्यों नहीं किया? क्योंकि शायद उन वर्कर्स ने कंटिन्यूअस कॉस्ट कटिंग और अनसेफ एनवायरनमेंट को अपने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में नॉर्मलाइज कर लिया था। डेंजर नॉर्मल लगने लगा तो किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। और इसी साइलेंस को तोड़ने के लिए कॉर्पोरेट मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं, जो हमारा सेशन 5 है, डिसीजन मेकिंग फ्लॉज, जिसका पहला डिफेंस मैकेनिज्म है व्हिसल ब्लोइंग। वो कैनेरीज इन द माइन वाली एनालॉजी याद है? हाँ, बहुत स्ट्राइकिंग थी। पुराने टाइम में कोल माइनर्स अपने साथ माइंस में छोटी कैनेरीज ले जाते थे। क्योंकि बर्ड्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अगर कोई इनविजिबल पॉइजनस गैस लीक हो तो बर्ड सबसे पहले सिंग करना बंद कर देगी या बेहोश हो जाएगी। माइनर्स अलर्ट हो जाते थे। तो कॉर्पोरेट व्हिसल ब्लोअर्स एसेंशियली वही आज के कैनेरीज हैं। अगर अंदर कुछ हाईली अनएथिकल चल रहा है तो अर्ली इन्फॉर्मर्स आवाज उठाते हैं। अगर उनकी आवाज दबा दी तो पूरी कंपनी डूबेगी। इसीलिए सेबी जैसी बॉडीज इन कैनेरीज को प्रोटेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और अगर अर्ली वार्निंग्स इग्नोर कर दो तो क्या हाल होता है, वो पेन सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के केस में देखा ही है। 1970 का बैंक्रप्सी केस। मर्जर के 2 साल में शेयर प्राइस $86 से गिर के $1 रह गया था। फाइनेंशियल हिस्ट्री का मॉन्यूमेंटल फेलियर। और रीजन क्या था? डाइवर्सिफिकेशन डिजीज। वही, कोर बिजनेस ट्रेन चलाना था और अग्रेसिवली घुस गए रियल एस्टेट, ऑयल रिफाइनरीज और अम्यूजमेंट पार्क्स में। मतलब आप ट्रेन चला रहे हो पर फोकस रोलर कोस्टर्स बेचने पर है। फोकस लूज किया तो नतीजा यही होना था। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था लेक्चर में, द क्रुकेड टेल पाइप केस। ओह हाँ, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। एक था कन्वर्जन थिंकिंग और एक डाइवर्जेंट। कन्वर्जन में लोग क्या करते हैं, बस सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। राइट, मतलब कार की अंडरबॉडी अजीब है तो टेल पाइप को भी बेंड करके क्रुकेड बना दिया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्काईरॉकेट हो गई। और डाइवर्जन थिंकिंग ने आके पूछा, यार टेल पाइप को स्ट्रेट क्यों नहीं बनाते, कंस्ट्रेंट को ही चेंज कर दो ना। एग्जैक्टली, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। और ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोचेस की जरूरत लोगों को मैनेज करने में आती है। यहाँ आता है अपना सेशन 6, ग्रुप डायनामिक्स और एम्पावरमेंट। हॉथॉर्न स्टडीज तो क्लासिक हैं इसमें। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुआ था। लाइट्स ब्राइट करने से लगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर एक्चुअली ये प्रूव हुआ कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ नाइस होने से या लाइट से नहीं बढ़ती। हर फॉर्मल कंपनी में एक हिडन इनफॉर्मल ग्रेप वाइन होती है। हाँ, इनफॉर्मल नेटवर्क्स। लोग अपने खुद के नॉर्म्स बनाते हैं। ग्रेप वाइन की पावर समझना किसी भी सुपरवाइजर के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। और इसी पावर को यूज करने का एक मॉडर्न टूल है एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन। अपना हेवी लोड अपने सबऑर्डिनेट्स पर डालना आना चाहिए ताकि आप फ्री हो सको और फास्ट डिसीजंस हो सके। लेकिन एम्पावरमेंट में अथॉरिटी और ट्रस्ट दोनों दिए जाते हैं। फेडेक्स का एग्जाम्पल कितना क्रेजी था। एक ग्राउंड लेवल एम्प्लॉय ने पैकेज ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए लिटरली एक पूरा एरोप्लेन चार्टर कर लिया। अपने बॉस के ईमेल का वेट नहीं किया उसने। और इंडियन रेलवेज में भी अब लोकल फील्ड ऑफिसर्स को पॉपुलर ट्रेन्स में डायरेक्टली कोचेज ऐड करने की पावर दे दी गई है। उसके लिए दिल्ली से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। यही एम्पावरमेंट लाती है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और जापानीज कॉन्सेप्ट काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रातों रात रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, बस डेली बेसिस पे छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स और एरर रिडक्शन। और एम्प्लॉय फाइनल क्वालिटी को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी माने, तभी सिस्टम चलेगा। तो काफी डेंस थे ये टॉपिक्स। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं टेक्निकल कीवर्ड्स का अक्रॉस डेट्स। हाँ, जरूरी है। तो हमने कवर किया कंसेप्चुअल वर्सेस टेक्निकल स्किल्स, मिन्सबर्ग के रोल्स,
साइमन का जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर पेन सेंट्रल का डाइवर्सिफिकेशन डिजीज, कन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग, हॉथॉर्न स्टडीज वाली ग्रेपफाइन और फाइनली काइजन और एम्पावरमेंट, सब परफेक्टली लिंक्ड हैं। वही तो। और एक प्रैक्टिकल टिप भी दे ही देती हूँ। इन लेक्चर्स की वीडियो रिकॉर्ड देखने की सच में कोई फिजिकल जरूरत नहीं है। यहाँ प्योरली केस स्टडीज और थ्योरीज का वर्बल एक्सचेंज हो रहा है। कोई हार्डकोर व्हाइट बोर्ड मैथ से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है जिसके लिए विजुअल चाहिए हो। एग्जैक्टली बिना वीडियो देखे सिर्फ ये डिटेल्ड ऑडियो सुनना एग्जाम और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मोर देन इनफ है। बिल्कुल। तो अब रैप अप करते हैं एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ। आज हमने एम्पावरमेंट डिस्कस किया। बस जरा सोचो, अगर कंपनी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज हो जाए और हर जूनियर एम्प्लॉय बिना परमिशन फेडेक्स वाली की तरह प्लेन स्टार्टर करने लगे, तो कंपनी लाइट स्पीड से अपने गोल्स अचीव करेगी या अथॉरिटी का पूरा सिस्टम एक ब्यूटीफुल केओस बन जाएगा? सोचने वाली बात है। रियल आर्ट तो एब्सोल्यूट कंट्रोल और एब्सोल्यूट फ्रीडम को बैलेंस करने में ही है। चलिए इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। अगली बार नई यूनिट के साथ मिलेंगे।